Students, hope you are doing well. In this video, we will discuss about all numericals of chapter 10 gravitation from back exercise. इन सभी numericals का इंडिविजुअल वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा सभी एग्जाम्पल्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसको बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया है। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। यदि मेथड अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि किसी और चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने डिमांड को रख सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल आपके डिमांड को फुलफिल किया जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Question number 1. How does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? It means दो objects के बीच gravitational force कैसे change होता है जब उन object के बीच की दूरी आधी हो जाती है। Solution. According to the law of gravitation, the force between two objects of mass capital M and small m is directly proportional to their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. That is, F is proportional to capital M multiplied by small m divided by r square. चूंकि क्वेश्चन में दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला लेंगे F is proportional to 1 by r square. Now, when the distance between two objects is reduced to half or 1 by 2, then the force between them will become 4 times. अब ये 4 times कैसे हुआ उसको मैं समझाती हूँ। हमने फार्मूला लिया था F is proportional to r square, जहां स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 1 था और बाद में उससे रिड्यूस करके हाफ कर दिया गया है। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा F is proportional to 1 by half whole square। फिर इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 multiplied by 2 divided by 1 whole square, क्योंकि ये 2 ऊपर चला जाएगा। और फिर इसे लिख सकते हैं 2 raised to the power 2, जिसका वैल्यू होता है 4, और इस तरह से ये 4 टाइम्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. What is the magnitude of the gravitational force between the earth and a 1 kg object on its surface, where mass of the earth is 6 multiplied by 10 to the power 24 kg and radius of the earth is 6.4 multiplied by 10 to the power 6. It means अर्थ और इसके सरफेस पर एक 1 kg के ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जहां मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 24 kg और रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6। हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन मास ऑफ अर्थ कैपिटल M इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 24 kg। नेक्स्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल m इक्वल्स टू 1 kg एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ। अब ये कैसे हुआ इसको मैं डायग्राम से समझाती हूँ। मान लेते हैं कि ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस पर ये 1 kg ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, जो अर्थ का रेडियस होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा जा रहा है रेडियस ऑफ अर्थ, और उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 मीटर। नाउ वी नो दैट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G इक्वल्स टू 6.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके लिए हम लोग फार्मूला लेंगे F इक्वल्स टू कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, जहां G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ है, स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है और d ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है। फिर इस फार्मूला में हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां G का वैल्यू है 6.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M का वैल्यू है 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 24 और स्मॉल m का वैल्यू है 1 एंड डिवाइडेड बाय d का वैल्यू है 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6। चूंकि यहाँ पर d का स्क्वायर दिया हुआ है तो हम लोग इसका होल का स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पावर को अलग सॉल्व करेंगे और डिजिट विद डेसिमल उसको अलग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग एक ब्रैकेट में 6.7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख देंगे, ओके, और पावर को एक साथ लिख देंगे, यानी कि दिस मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -11 एंड प्लस 24, ओके। और डिनोमिनेटर में चूंकि इसका होल स्क्वायर है तो हम लोग 6.4 को 2 टाइम्स लिख देंगे और 10 टू द पावर 6 को 2 टाइम्स लिख देंगे। और जब पावर को 2 टाइम्स लिखा जाता है तो प्लस करके लिखा जाता है, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू हो जाएगा 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, इसे भी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे
और इस पावर को हम लोग ऊपर लेकर के चले जाएंगे ताकि 10 का सब पावर एक साथ लिखा जाए। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप का वैल्यू हो जाएगा 40.2। जब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आता है, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -11 -12 प्लस 24। यहाँ -11 यहाँ से आया, -12 जब इन पावर को हम लोग ऊपर लेकर के जाते हैं तो माइनस साइन के साथ आता है, इसीलिए यहाँ पर -12 हो गया, एंड प्लस 24 यहाँ से आया। इसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू आता है 40.96। फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग इन दोनों को रिड्यूस कर देंगे, जिसका वैल्यू आ जाता है 0.981 एंड मल्टीप्लाइड बाय हम लोग पावर को भी रिड्यूस कर देंगे। जब पावर को रिड्यूस करते हैं या सॉल्व करते हैं तो उसका वैल्यू आता है 10 टू द पावर 1, इट मीन्स 10। फिर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 9.8। चूंकि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं इसलिए उसका यूनिट लिख देंगे न्यूटन। इसके बाद स्टेटमेंट में लिख देंगे thus the magnitude of the gravitational force between the earth and a 1 kg object on its surface is 9.8 Newton. Now next question number 6. What happens to the force between two objects if first part of the question the mass of one object is double, second part the distance between the objects is double and triple, and third part of the question the masses of both objects are doubled. It means दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स क्या होता है यदि फर्स्ट एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाता है, सेकंड ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी डबल या ट्रिपल हो जाती है, एंड थर्ड दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाता है, यानी कि टोटल आपको 4 रिजल्ट्स निकालना है। इसका आंसर थ्योरेटिकल होगा बट कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। First part of the answer, the gravitational force between two objects is directly proportional to the product of masses of the two objects. So, if the mass of one of the objects is double, then the force also gets doubled. Now, second part of the answer, इसमें आपको दो आंसर देने हैं, जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस डबल हो जाता है और जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ट्रिपल हो जाता है। So, the gravitational force between two objects is inversely proportional to the square of the distance between them. Now, first part, if the distance between the object is double, then force between them becomes 1/4. अब ये 1/4 कैसे हो रहा है इसको देखते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला है F is proportional to 1/r²। पहले हम लोग मान लेते हैं कि r का वैल्यू 1 है, इट मीन्स ये हो जाएगा 1/1² और बाद में दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस डबल हो गया, यानी कि 1 की जगह पर 2 लिखेंगे, तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगा 1/2² और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4, इट मीन्स 1/4। Now next part, if the distance between the object is triple, the force between them will become 1/9। अब ये 1/9 कैसे हुआ है इसको भी देख लेते हैं। फॉर्मूला है F is proportional to 1/r²। मान लेते हैं दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस पहले 1 है तो हो जाएगा 1/1² और बाद में दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ट्रिपल हो गया, यानी 1 को 3 लिखेंगे, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 1/3² एंड दिस इक्वल्स टू 1/9 और 1/9 को हम लोग 1/9 लिख सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द आंसर, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सो इफ द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल, द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम 4 times। अब इसको भी हिंट में समझाती हूँ। Let the product of two object masses be 2. Then after doubling the masses, answer will be 2 multiplied by 2 equals to 4 और ये हो जाएगा 4 times. Okay? Now next question number 12. Gravitational force on the surface of the moon is only 1/6 as strong as gravitational force on the earth. What is the weight in newtons of a 10 kg object on the moon and on the earth? इट मीन्स मून के सरफेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 होता है। 10 kg ऑब्जेक्ट का वेट मून पर और अर्थ पर क्या होगा? तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इक्वल्स टू 9.8 मीटर/सेकंड²। सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून विल बी 1/6 ऑफ दिस वैल्यू, and that is 9.8 multiplied by 1/6 meter/second². Now first part of the answer, for calculation of weight on the moon, given mass of object small m equals to 10 kg and acceleration due to gravity on moon g equals to 9.8 multiplied by 1/6 meter/second².
और मून पर ऑब्जेक्ट का वेट निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे W = m × g और फिर इस फार्मूला में हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां स्मॉल m का वैल्यू है 10 kg और स्मॉल g का वैल्यू है 9.8 × 1/6 मीटर/सेकंड²। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसे रिड्यूस कर देंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 10 × 1.63 और फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगा 16.3। चूंकि हम लोग ऑब्जेक्ट का वेट निकाल रहे हैं इसलिए यूनिट लिख देंगे न्यूटन। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर, फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑन अर्थ, फॉर दिस गिवन mass of object m = 10 kg and acceleration due to gravity on earth g = 9.8 मीटर/सेकंड², जो कि हम लोग को पता है। now weight of object on earth, इसके लिए भी हम लोग फार्मूला सेम यूज करेंगे, W = m × g और फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां m का वैल्यू है 10 kg और g का वैल्यू है 9.8 मीटर/सेकंड²। फिर इसे सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 98। चूंकि हम लोग ऑब्जेक्ट का वेट निकाल रहे हैं तो यूनिट लिख देंगे न्यूटन। इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट में लिख देंगे thus weight of object W on moon is 16.3 Newton and weight of object W on earth is 98 Newton. Now next question number 13. A ball is thrown vertically upwards with the velocity of 49 meter per second. Calculate, first part of the question, the maximum height to which it rises. Second part of the question, the total time it takes to return to the surface of the earth. It means एक बॉल को 49 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया। तो फर्स्ट पार्ट मैक्सिमम हाइट जहां तक ये बॉल गया एंड सेकेंड पार्ट इस बॉल को अर्थ के सरफेस पर लौटने का टाइम कैलकुलेट करें। हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे गिवन से। गिवन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल u = 49 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल v = 0, क्योंकि बॉल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाने पर कुछ हाइट पर जाने के बाद वो रुक जाएगा। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g = -9.8 मीटर/सेकंड²। यहाँ माइनस साइन इसलिए लगा है क्योंकि बॉल ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। हमें निकालना है हाइट h एंड टाइम टेकन t। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर, फॉर कैलकुलेशन ऑफ हाइट हम लोग फार्मूला यूज करेंगे v² = u² + 2gh। इस फार्मूला को आप चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं, जहां पर g के जगह पर a था और h के जगह पर s था। फिर इस फार्मूला में हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं, जहां v का वैल्यू है 0, u का वैल्यू है 49 एंड g का वैल्यू है -9.8 और h हमें निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 0 का स्क्वायर कर देंगे, 49 का स्क्वायर कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। साथ ही दोनों साइन को भी मर्ज करके लिख देंगे और h हमें निकालना होगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप का वैल्यू हो जाएगा 0 = 2401 - 19.6 h। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग -19.6 h को इक्वल टू के इधर लिख देंगे, जिससे हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 19.6 h = 2401। चूंकि हमें h यानी कि हाइट निकालना है इसलिए हम लोग 19.6 को 2401 के नीचे लेकर के चले जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप का वैल्यू हो जाएगा h = 2401 / 19.6। फिर इसे रिड्यूस कर देंगे तो रिड्यूस करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 122.5। चूंकि हम लोग हाइट निकाल रहे हैं इसलिए यूनिट लिख देंगे मीटर। फिर इसे स्टेटमेंट में लिख देंगे thus the maximum height to which the ball rises is 122.5 meters. Now next part of the answer, for calculation of time, for this given final velocity v = 0, initial velocity u = 49 meter per second and acceleration due to gravity g = -9.8 मीटर/सेकंड²। हमें निकालना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लेंगे v = u + gh और फिर इस फार्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां v का वैल्यू है 0, u का वैल्यू है 49 और g का वैल्यू है -9.8 और t हमें निकालना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इन दोनों साइन को मर्ज करते हैं और हमारा वैल्यू हो जाता है 0 = 49 - 9.8, क्योंकि प्लस और माइनस होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग -9.8t को इक्वल टू के इधर लेकर के आ जाएंगे। तो हमारा स्टेप हो जाएगा 9.8t = 49। चूंकि हमें t यानी कि टाइम निकालना है तो हम लोग 9.8 को 49 के नीचे लेकर के आ जाएंगे और फिर इसे सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 5। चूंकि हम लोग टाइम निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट लिख देंगे सेकंड्स। चूंकि ये टाइम बॉल को सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाने में लग रहा है, इसलिए जब बॉल
नीचे अर्थ के सरफेस पर आएगा तो इस टाइम का डबल लगेगा। तो हम लोग इस तरह से स्टेटमेंट लिख देंगे, since the ball takes 5 seconds to reach the highest point of its upward journey, so the total time it takes to return to the surface of the earth is 10 seconds. Now next question, question number 14. A stone is released from the top of a tower of height 19.6 meter. Calculate its final velocity just before touching the ground. It means एक स्टोन को 19.6 मीटर हाइट के टावर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। अर्थ को टच करने से पहले इस स्टोन की वेलोसिटी को कैलकुलेट करें। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए स्टोन u इक्वल्स टू 0, क्योंकि पहले स्टोन रेस्ट कंडीशन में था। नेक्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि नॉन वैल्यू है। नेक्स्ट हाइट ऑफ टावर h इक्वल्स टू 19.6 मीटर। हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल v। इसके लिए हम लोग फार्मूला लेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, जिस फार्मूला को आप चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं और वहां g के जगह पर a था और h के जगह पर s था। मैं 2 बार इसको रिपीट कर दी हूँ जिससे आपको फार्मूला याद हो जाए। और फिर इस फार्मूला में हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां u का वैल्यू है 0 क्योंकि बॉल पहले रेस्ट कंडीशन में था, और g का वैल्यू है 9.8 और h का वैल्यू है 19.6। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 0 का स्क्वायर कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा स्टेप हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 19.6 मल्टीप्लाइड बाय 19.6 दिस वन। चूंकि यहाँ पर 19.6 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो हम उसको 19.6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू 19.6 स्क्वायर। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए इन दोनों स्क्वायर को कट कर देंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा v इक्वल्स टू 19.6। चूंकि हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो उसका यूनिट लिख देंगे मीटर पर सेकेंड। फिर इसे स्टेटमेंट में लिख देंगे, thus the velocity of a stone just before hitting the ground will be 19.6 meter per second. Now next question, question number 15. This is important. A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second. Taking g equals to 10 meter per second square, find the maximum height reached by the stone. Now next part of the question, what is the net displacement and the total distance covered by the stone? It means एक स्टोन को 40 मीटर पर सेकंड के इनिशियल वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया। g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को लेते हुए स्टोन के मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करें। साथ ही नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस जो स्टोन कवर किया है उसे भी कैलकुलेट करें। हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन u इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन v इक्वल्स टू 0, क्योंकि स्टोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद रुक जाएगा। नेक्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन इसलिए लग रहा है क्योंकि स्टोन ग्रेविटी के अगेंस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट h, नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर, फॉर मैक्सिमम हाइट हम लोग फार्मूला यूज करेंगे v इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, और फिर इस फार्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां v का वैल्यू है 0, u का वैल्यू है 40, g का वैल्यू है -10 और h हमें निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 0 का स्क्वायर कर देंगे, 40 का स्क्वायर कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ ही साइन को भी मर्ज कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा 0 इक्वल्स टू 1600, क्योंकि 40 का स्क्वायर 1600 होता है, -20h, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग -20h को इक्वल्स टू के इधर लिख देंगे, जिससे हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 20h इक्वल्स टू 1600। चूंकि हमें हाइट निकालना है इसलिए हम लोग 20 को 1600 के नीचे लिख देंगे और फिर इसे रिड्यूस कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगा 80। चूंकि हम लोग हाइट निकाल रहे हैं इसलिए इसका यूनिट लिख देंगे मीटर। फिर इसे स्टेटमेंट में लिख देंगे, thus the maximum height reached by a stone is 80 meter. Now next part of the answer, for net displacement covered by stone. The stone is thrown up from the ground and after reaching the maximum height falls back to the ground. As the final position of the stone, consider initial position of the stone. The net displacement of the stone is 0. जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाते हैं और फिर दूसरे प्लेस से पहले वाले प्लेस पर वापस लेकर के आते हैं तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर, फॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन इज रीचिंग द मैक्सिमम हाइट इज 80 मीटर्स, जो कि हम लोगों ने निकाला
The stones will cover the same distance of 80 meters in coming back to ground. Therefore, the total distance covered by the stone is 160 meters. इसमें कहा जा रहा है कि स्टोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 80 मीटर्स गया था और फिर वो स्टोन वापस अर्थ के सरफेस पर आया. इट मीन्स 80 मीटर्स उसको ऊपर जाने में लगा और 80 मीटर्स उसे नीचे आने में लगेगा. तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? तो 160 मीटर्स. Now next question number 16. Calculate the force of gravitation between the earth and the sun given that the mass of the earth equals to 6 multiplied by 10 to the power 24 kg and the sun equals to 2 multiplied by 10 to the power 30 kg. The average distance between the two is 1.5 multiplied by 10 to the power 11 meter. इट मीन्स अर्थ और सन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करें, जहां अर्थ का मास 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 24 केजी है और सन का मास 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 30 केजी है और दोनों के बीच का एवरेज डिस्टेंस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 11 मीटर है. तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गिवन से. Given mass of the earth capital M equals to 6 multiplied by 10 to the power 24 kg. Next, mass of the sun small m equals to 2 multiplied by 10 to the power 30 kg. Next, distance between the earth and sun d or r equals to 1.5 multiplied by 10 to the power 11 मीटर. डिस्टेंस को हम लोग d से भी डिनोट कर सकते हैं और r से भी डिनोट कर सकते हैं. ओके और नोन वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G इक्वल्स टू 6.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. हमें निकालना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. हम लोग फार्मूला यूज करेंगे F इक्वल्स टू G कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m डिवाइडेड बाय d स्क्वायर. फिर इस फार्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां G का वैल्यू है 6.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -11, कैपिटल M का वैल्यू है 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 24, स्मॉल m का वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 30 और d का वैल्यू है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 11. क्योंकि यहाँ पर d का स्क्वायर है इसलिए हम लोग इस वैल्यू का होल स्क्वायर कर देंगे. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 6.7, 6 एंड 2 को एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और पावर को एक साथ लिख देंगे. साथ में डिनोमिनेटर के इस वैल्यू को 2 टाइम्स लिख देंगे. तो हमारा स्टेप हो जाएगा 6.7 यहाँ से मल्टीप्लाइड बाय 6 यहाँ से मल्टीप्लाइड बाय 2 यहाँ से एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -11 दिस वन प्लस 24 दिस वन प्लस 30 दिस वन. और डिनोमिनेटर में चूंकि होल का स्क्वायर है इसलिए 1.5 को 2 टाइम्स लिखेंगे. तो यहाँ हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 और पावर को भी 2 टाइम्स लिखेंगे. और जब पावर को 2 टाइम्स लिखा जाता है तो ऐड करके लिखा जाता है. तो हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 11 प्लस 11. और फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग 11 प्लस 11 इट मीन्स 22 को ऊपर लेकर के चले जाएंगे और साथ में इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 80.4 इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -11 यहाँ से -22 क्योंकि ये 22 ऊपर चला गया और जब पावर ऊपर जाता है तो माइनस साइन के साथ लिखा जाता है प्लस 24 यहाँ से प्लस 30 यहाँ से और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.25. फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को रिड्यूस कर देंगे और पावर को भी स्टेप वाइज रिड्यूस करेंगे. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 35.73 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -33 प्लस 54. इन दोनों माइनस वैल्यू को एक साथ ऐड कर दिए और इन दोनों प्लस वैल्यू को एक साथ ऐड कर दिए. तो हो गया -33 प्लस 54. फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको कंप्लीटली रिड्यूस कर देंगे. तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 35.73 यहाँ से मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 21. इसको जब रिड्यूस करेंगे तो हो जाएगा 21. इस वैल्यू में हम लोग देख रहे हैं कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम लोग क्या करेंगे 1 डिजिट के बाद डेसिमल को लाएंगे. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप का वैल्यू हो जाएगा 3.57 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 22. यहाँ 21 था लेकिन डेसिमल पॉइंट को चूंकि 1 डिजिट के बाद लेकर के चले गए तो 10 का पावर यहाँ हो गया 22. चूंकि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को निकाल रहे हैं इसलिए उसका यूनिट लिख देंगे न्यूटन. बाद में इसको स्टेटमेंट में लिख देंगे thus the force of gravitation between the earth and the sun is 3.57 multiplied by 10 to the power 22 Newton. Now next question, this is also important. Question number 17. A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high and at the same time another stone is projected vertically upwards from the ground with the velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. इट मीन्स एक स्टोन को 100 मीटर हाइट के टावर से गिराया जाता है
और ठीक उसी समय एक दूसरे स्टोन को अर्थ के सरफेस से 25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका जाता है। दोनों स्टोन कब और कहाँ मिलेगा, कैलकुलेट करें। इट मीन्स आंसर 2 होगा और स्टेप वाइज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हमें दोनों स्टोन में से किसी भी स्टोन का हाइट नहीं पता है कि वो कितना डिस्टेंस को कवर किया है, तो हम लोग किसी भी एक स्टोन के लिए एक हाइट को एज्यूम कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि अर्थ के सरफेस से जिस स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया है वो x मीटर डिस्टेंस को कवर किया है, तो दूसरे स्टोन का डिस्टेंस 100 माइनस x मीटर हो जाएगा। और साथ में हम लोग ये भी मान लेते हैं कि दोनों स्टोन जिस पॉइंट पर मिला है वो पॉइंट P है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 इक्वेशन बनाएंगे। एक इक्वेशन इस स्टोन के लिए बनेगा, दूसरा इक्वेशन इस स्टोन के लिए बनेगा। फिर दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो टाइम पता चल जाएगा, और टाइम के वैल्यू को यदि किसी इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं तो हमें इसका हाइट पता चल जाता है। अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 100 मीटर। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ स्टोन फॉर अपवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है हाइट when the two stones will meet and next time when the two stones will meet। तो हम लोग स्टेप बाय सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, फॉर द स्टोन फॉलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, फॉर दिस गिवन इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फिगर में जो हम लोग बताए हैं उसको हम लोग सेंटेंस में लिख देंगे। सो let height or distance of point P from surface of the ground equals to x meter. So height or distance of point P from the top of the tower equals to 100 minus x meter. हमें निकालना है टाइम, तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और फिर इस फार्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे जहां h का वैल्यू है 100 माइनस x, क्योंकि हम लोग ऊपर वाले स्टोन के लिए इक्वेशन बना रहे हैं। u का वैल्यू है 0 क्योंकि स्टोन नीचे आने से पहले रेस्ट कंडीशन में था, मल्टीप्लाइड बाय t प्लस हाफ, g का वैल्यू है 9.8 मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को रिड्यूस कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा स्टेप हो जाएगा 100 माइनस x यहाँ से इक्वल्स टू 0, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, प्लस 4.9, इन दोनों को जब रिड्यूस करेंगे तो 4.9 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर। इक्वेशन 1 बन गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इस स्टेप में हम लोग दूसरा इक्वेशन बनाएंगे फॉर स्टोन प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, नीचे वाले स्टोन के लिए। ओके, फॉर दिस गिवन इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकेंड एंड हाइट h अबव द ग्राउंड इक्वल्स टू x मीटर, जो कि हम लोग माने हुए थे। नेक्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल्स टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ माइनस साइन इसलिए लगा है क्योंकि हम लोग इक्वेशन नीचे वाले स्टोन के लिए बना रहे हैं और वो स्टोन ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। हमें निकालना है टाइम, तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। फिर इस फार्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे जहां s का वैल्यू है x, क्योंकि ये इक्वेशन नीचे वाले स्टोन के लिए निकल रहा है। u का वैल्यू है 25, t हमें निकालना है प्लस हाफ, g का वैल्यू है माइनस 9.8 एंड मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, साथ में इसको रिड्यूस कर देंगे और इन दोनों साइन को मर्ज कर देंगे, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x इक्वल्स टू 25t माइनस 4.9, क्योंकि इन दोनों को जब रिड्यूस करेंगे तो 4.9 आएगा और प्लस माइनस माइनस होता है, मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर। अब हमारा दूसरा इक्वेशन भी बन गया। फिर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। नाउ आफ्टर एडिंग इक्वेशंस वी गेट, यहाँ एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ आप लोग को। जब किसी दो इक्वेशन को ऐड किया जाता है तो दोनों इक्वेशन के LHS का वैल्यू LHS के साइड ही लिखा जाता है और दोनों इक्वेशन का RHS का वैल्यू RHS के साइड में लिखा जाता है। तो हमारा स्टेप हो जाएगा 100 माइनस x प्लस x इक्वल्स टू 4.9 t स्क्वायर प्लस 25t माइनस 4.9 t स्क्वायर। फिर हम लोग देखेंगे कि LHS में या RHS में यदि कोई टर्म कैंसिल हो रहा है तो उसे कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि LHS में माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाएगा और RHS में 4.9 t स्क्वायर माइनस 4.9 t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप का वैल्यू हो जाएगा 100 माइनस 25t। चूंकि हमें t निकालना है इसलिए हम लोग लिख देंगे t इक्वल्स टू 100 माइनस 25। फिर इसे रिड्यूस कर देंगे, तो रिड्यूस करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 4 और चूंकि हम लोग टाइम निकाल रहे हैं इसलिए यूनिट लिख देंगे सेकेंड।
फिर इसे स्टेटमेंट में लिख देंगे, thus the two stones will meet after 4 seconds, यानी कि दोनों स्टोन 4 सेकंड्स के बाद आपस में मिलेगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर, फॉर फाइंडिंग हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, कि कितने हाइट तक गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम लोग किसी भी इक्वेशन में t के वैल्यू को पुट करेंगे तो हाइट निकल जाएगा। ओके, तो हम लोग इक्वेशन 1 में t के वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो हमारा स्टेप हो जा रहा है 100 माइनस एक्स इक्वल टू 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर। अगले स्टेप के लिए हम लोग सिर्फ 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो हमारा स्टेप हो जा रहा है 100 माइनस एक्स इक्वल टू 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 16। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा स्टेप हो जा रहा है 100 माइनस एक्स इक्वल टू 78.4। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वेरिएबल को एक साइड में कर दे रहे हैं और डिजिट्स को एक साइड में लिख दे रहे हैं, तो हमारा स्टेप हो जा रहा है 100 माइनस 78.4 इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जा रहा है x इक्वल टू 21.6। चूंकि हम लोग हाइट निकाल रहे हैं तो हम लोग यूनिट लिख देंगे मीटर। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, thus the two stones will meet at a height of 21.6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड, फाइंड फर्स्ट the velocity with which it was thrown up, second the maximum height it reaches, and third its position after 4 seconds. It means एक बॉल जिसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया, थ्रोअर के पास 6 सेकंड्स के बाद वापस आ गया, तो फर्स्ट जिस वेलोसिटी से इसे फेंका गया, सेकंड इस बॉल का मैक्सिमम हाइट जहां तक ये पहुंचा, और थर्ड 4 सेकंड्स के बाद इस बॉल का पोजीशन कैलकुलेट करें। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गिवन से। फर्स्ट पार्ट, फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी विद विच बॉल वाज थ्रोन अप, फॉर दिस गिवन फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल v इक्वल्स टू 0, क्योंकि बॉल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद रुक जाएगा। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल्स टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ माइनस साइन इसलिए लगा है क्योंकि बॉल ग्रेविटी के अगेंस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट, टाइम टेकन t टू रीच द टॉप इक्वल्स टू 3 सेकंड। यहाँ 3 सेकंड इसलिए लिखा गया है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि बॉल 6 सेकंड्स के बाद थ्रोअर के पास वापस आ गया। इट मींस बॉल को 3 सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में जाने में लगा और 3 सेकंड थ्रोअर के पास वापस आने में लगा, इसलिए यहाँ पर 3 सेकंड लिखा जा रहा है। हमें निकालना है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल u। हम लोग इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे v इक्वल्स टू u प्लस gt, और फिर इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे। जहां v का वैल्यू है 0 क्योंकि बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद रुक गया था, u हमें निकालना है, और g का वैल्यू है -9.8 और t का वैल्यू है 3, जो कि यहाँ समझाए थे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सिर्फ इन दोनों साइन को मर्ज कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जा रहा है 0 इक्वल्स टू u माइनस 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 3, प्लस और माइनस साइन मर्ज होकर के माइनस हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा स्टेप हो जा रहा है 0 इक्वल्स टू u माइनस 29.4। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग माइनस 29.4 को इक्वल्स टू के इधर लेकर के आ जा रहे हैं, तो हमारा स्टेप हो जा रहा है 29.4 इक्वल्स टू u, जिसे हम लोग u इक्वल्स टू 29.4 लिख सकते हैं। और चूंकि हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो यूनिट लिख देंगे मीटर पर सेकेंड। फिर इसे स्टेटमेंट में लिख देंगे, thus the velocity with which the ball was thrown up is 29.4 meter per second. Now second part of the answer, for calculation of the maximum height reached, for this given final velocity of ball v equals to 0. Next, acceleration due to gravity g equals to -9.8 meter per second square. इन दोनों को ऊपर समझा चुके थे, इसलिए अभी नहीं समझा रहे। ओके, u इक्वल्स टू 29.4 मीटर पर सेकेंड, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला है। हमें निकालना है हाइट। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। फिर इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे। जहां v का वैल्यू है 0, u का वैल्यू है 29.4 जो कि हम लोगों ने अभी निकाला, और g का वैल्यू है -9.8, और h हमें निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 0 का स्क्वायर कर देंगे, 29.4 का स्क्वायर कर देंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए साइन को भी मर्ज कर लेंगे, और h हमें निकालना है। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है, इक्वल्स टू 864.36, क्योंकि 29.4 का स्क्वायर 864.36 होता है, माइनस 19.6। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 होगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय h।
नेक्स्ट स्टेप में हम लोग -19.6H को इक्वल टू के इधर लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 19.6H इक्वल टू 864.36। चूंकि हमें H निकालना है इसलिए हम लोग 19.6 को 864.36 के नीचे लिख देंगे और फिर इसे रिड्यूस कर देंगे। तो हमारा वैल्यू हो जाएगा H इक्वल टू 44.1। चूंकि हम लोग हाइट निकाल रहे हैं इसलिए उसका यूनिट लिख देंगे मीटर। फिर इसे स्टेटमेंट में लिख देंगे, thus the maximum height reached by the ball is 44.1 meter. Now next part of the answer for calculation of position of ball after 4 सेकंड। इसको सॉल्व करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझा देती हूँ। क्वेश्चन में कहा गया था कि बॉल 6 सेकंड्स में थ्रोअर के पास वापस आ जाता है। इसका मतलब बॉल को 3 सेकंड्स ऊपर जाने में लग रहा है और 3 सेकंड बॉल को नीचे आने में लग रहा है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 4 सेकंड के बाद बॉल का क्या पोजीशन होगा, यानी कि बॉल 3 सेकंड में ऊपर पहुंचेगा और ऊपर पहुंचने के 1 सेकंड बाद किस पोजीशन पर होगा वो हमें निकालना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल u इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल्स टू +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर प्लस साइन इसलिए लग रहा है क्योंकि बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ग्रेविटी की तरफ आ रहा है। नेक्स्ट टाइम टेकन टू रीच द टॉप t इक्वल्स टू 3 सेकंड, ये समझा चुके हैं। एंड 4 सेकंड्स मींस 3 सेकंड प्लस 1 सेकंड, ये भी अभी समझा है। हमें निकालना है हाइट और पोजीशन h आफ्टर 4 सेकंड। हम लोग इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर और फिर इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे। जहां u का वैल्यू है 0, t का वैल्यू है 1, ये 1 जो अभी समझाए थे, प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय 9.8, g का वैल्यू है 9.8 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर क्योंकि t का वैल्यू है 1 और यहाँ t का स्क्वायर है इसलिए हम लोग 1 का स्क्वायर कर देंगे। अगले स्टेप के लिए हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को रिड्यूस करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे। तो हमारा स्टेप हो जाएगा h इक्वल्स टू 0 प्लस 4.9 मल्टीप्लाइड बाय 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगा h इक्वल्स टू 4.9। चूंकि हम लोग हाइट निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट लिख देंगे मीटर। इसके बाद इस वैल्यू के लिए दो तरह का स्टेटमेंट होगा। एक स्टेटमेंट होगा कि बॉल ऊपर से नीचे कितने दूरी तक आया और दूसरा स्टेटमेंट होगा कि बॉल नीचे से ऊपर कितने दूरी पर है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, thus the position of the ball after 4 seconds of throwing is 4.9 meters below the maximum height reached। नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा, दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, the position of the ball after 4 seconds of throwing is 39.2 meters above the ground reached। ये 39.2 मीटर्स किस तरह से हुआ उसको मैं यहाँ समझाती हूँ। मैक्सिमम हाइट जहां तक बॉल पहुंचा था वो था 44.1 और ऊपर से नीचे बॉल 4.9 मीटर्स तक आया। तो इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे और जब सबट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू 39.2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। If the density of water is 1 gram per centimeter cube, will the substance float or sink? It means 50 ग्राम के सब्सटेंस का वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो यह सब्सटेंस वाटर में फ्लोट करेगा या सिंक। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन से मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू 50 ग्राम। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना है कंडीशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस फ्लोट करेगा या सिंक। हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। फिर इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां मास ऑफ सब्सटेंस का वैल्यू है 50 एंड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस का वैल्यू है 20। फिर इसे रिड्यूस कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 2.5। चूंकि हम लोग सब्सटेंस का डेंसिटी निकाल रहे हैं उसका यूनिट लिख देंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सब्सटेंस का डेंसिटी आ रहा है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन वाटर का डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स कि वाटर के डेंसिटी से सब्सटेंस का डेंसिटी ज्यादा है तो सब्सटेंस वाटर में सिंक कर जाएगा। तो हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे, since the density of the substance is greater than the density of water, therefore the substance will sink in water। Now last question, this is very important, question number 22।
The volume of a 500 gram sealed pack is 350 centimeter cube. Will the packet float or sink in water if the density of water is 1 gram per centimeter cube? What will be the mass of the water displaced by this packet? It means एक 500 ग्राम सील्ड पैक का वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब है। वाटर का डेंसिटी यदि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यह पैकेट वाटर में फ्लोट करेगा या सिंक। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इस पैकेट से डिस्प्लेस होने वाला वाटर का वॉल्यूम क्या होगा। हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन मास ऑफ पैकेट इक्वल्स टू 500 ग्राम। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ पैकेट इक्वल्स टू 350 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ पैकेट एंड कंडीशन ऑफ पैकेट। यहाँ मैंने इसे इसलिए लिखा है क्योंकि जब तक हमें पैकेट का डेंसिटी नहीं पता चलेगा तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि वो पैकेट वाटर में सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। नेक्स्ट हमें निकालना है मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी ऑफ पैकेट इक्वल्स टू मास ऑफ पैकेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पैकेट। फिर इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे जहां मास ऑफ पैकेट का वैल्यू है 500 और वॉल्यूम ऑफ पैकेट का वैल्यू है 350। फिर इसे रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 1.42। क्योंकि हम लोग पैकेट का डेंसिटी निकाल रहे हैं इसलिए उसका यूनिट लिख देंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पैकेट का डेंसिटी 1.42 आ रहा है जबकि वाटर का डेंसिटी 1 है। इट मीन्स पैकेट का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है और हम कह सकते हैं कि पैकेट वाटर में सिंक करेगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख देंगे, सिंस द डेंसिटी ऑफ पैकेट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर देयरफॉर द पैकेट विल सिंक इन वाटर। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर, फॉर मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट, the packet which sink in water will displace water equal to its own volume and the volume of packet is 350 centimeter cube. So packet will displace 350 centimeter cube of water. Therefore, the mass of 350 centimeter cube of water equals to density of water. So we use the formula density of water equals to mass of water divided by volume of water. फिर इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर का वैल्यू हो जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास ऑफ वाटर हमें निकालना है और वॉल्यूम ऑफ वाटर का वैल्यू हो जाएगा 350 सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा मास ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 350 सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसे सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 350। चूंकि हम लोग वाटर का मास निकाल रहे हैं इसलिए उसका यूनिट लिख देंगे ग्राम और लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, thus the mass of water displaced by the packet is 350 grams. That's it. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।